हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास लेके आया हूँ फ्रेंड्स, वो आप लोगों के लिए है नीट और ट्वेल्थ क्लास के लिए। और इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और भी कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। इसमें मैं स्टेट पीएससी के और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, नीट, क्लास 11-12 में बायो, 9-10 के अंदर जनरल साइंस, इनके सारे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होना चाहिए कि डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है ना। आपको ये पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले बताया था फ्राइडरिच मिक्सचर ने। 1869 में इसने सबसे पहले बताया था। और इन्होंने क्या करा कि जो पस सेल्स है, जो पस होती है ना, उस सेल के जो न्यूक्लियस हैं उनमें से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया एंड दे नेम्ड न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नाम दिया। ओके, बट द नेम न्यूक्लिक एसिड इज गिवन बाय अल्टमान। न्यूक्लिक एसिड नेम अल्टमान ने सबसे पहले प्रपोज किया था। ओके, अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट हैं, डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड अल्टमान ने दिया, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए किसने डिस्कस किया सबसे पहले? तो इसे जैकेरिस, ठीक है ना, उसने सबसे पहले देखा। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए मिलता है। ओके, एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस। जो प्लांट वायरसेस है उनमें वेयर आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। प्लांट वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें डीएनए नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वायरसेस होते हैं लाइक बैक्टीरियोफेज वायरसेस और कुछ अदर वायरसेस जो होते हैं, एनिमल वायरसेस वगैरह जो ले लीजिए, तो उनके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मिलता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोकैरियोट्स हैं लाइक बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और अदर प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं जिनमें कि डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। उनमें जो डीएनए मिलेगा, ठीक है ना, उनमें जो डीएनए मिलेगा वो सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ठीक है, और वो सर्कुलर होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्मा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्मा में मिलेगा। वेयर एज यूकैरियोट्स की बात करते हैं हम लोग, जो इवॉल्व सेल्स होते हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर ये न्यूक्लियस में मिलता है और जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड इट इज आल्सो कैपेबल टू सेल्फ रेप्लिकेशन। वो अपने आप का सेल्फ रेप्लिकेशन करने में भी कैपेबल होते हैं। रेप्लिकेशन का मीनिंग हो गया कि वो अपनी फोटोकॉपी बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम ये देखते हैं कि जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली वी डिस्कस देयर केमिकल कंपोजिशन, कि डीएनए बनता किससे है। तो डीएनए जो है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट इज ए शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल होती है वो होती है राइबोस शुगर। हम लोगों ने जनरली पढ़ा होता है 6 कार्बन शुगर के बारे में, C6H12O6 इज ए ग्लूकोज। ओके, पर यहाँ पे ये 5 कार्बन शुगर है, C5H10O5। ओके,
O5। तो ये 5 कार्बन शुगर जो होती है दैट इज कॉल्ड राइबोज। ये राइबोज शुगर होती है, ठीक है। इस राइबोज शुगर के अंदर आप देखो, ये देखो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कार्बन हो गए इसके। मैं इरेजर लेके एक बार इसको साफ कर देता हूँ और यहाँ पे आपको हाइलाइटर से मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये इसका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब हर एक कार्बन पे H और OH लगे होते हैं। यहाँ पे H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा। ओके, मैं इसमें ये भी कर देता हूँ कि यहाँ पे ये इनके H लगा देता हूँ। H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब ये स्ट्रक्चर तो हो गया राइबोज शुगर का। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इफ वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सेकंड नंबर कार्बन OH, सेकंड नंबर कार्बन पर जो OH लगा है इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सी, और राइबोज तो है ही है। तो अगर सेकंड नंबर कार्बन पर से हम OH में से एक O रिमूव कर दें तो दैट टाइम दैट राइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। और डीएनए में जो काम आता है, ठीक है ना, वो डीऑक्सीराइबोज काम आता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैसे होगा कि इज derived फ्रॉम राइबोज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो राइबोज डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब इसमें ये पोजीशन ध्यान रखना, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, आगे आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। अब आप ये देखिए, इसका दूसरा जो पॉइंट आता है जिससे कि ये बना होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। वो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। देयर फॉर्मूला इज H3PO4, ठीक है। मतलब एक P है, 3 तरफ OH लगे हुए हैं और एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया H3PO4। अब ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इन दोनों में से कहीं एक पे अटैच होगा, ठीक है। अटैच विद सिक्स, थर्ड और फिफ्थ कार्बन ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर के थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद में तीसरा जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वन इज प्यूरिन, ठीक है, जिसके अंदर साइटोसिन का C और थायमिन का T, C और T आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन, जिसमें एडेनिन का A और गुआनिन का G, ओके ना। तो Ct और Ag, ये दो इसके अंदर मेन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, इनमें पिरिमिडीन में तो साइटोसिन और थायमिन होंगे और प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन होंगे, ओके। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं, ठीक है, ये सब के सब नाइट्रोजनस बेसेस, चाहे वो A हो या G हो, C हो या T हो, ये नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होंगे, ठीक है ना। दे अटैच
विद फर्स्ट कार्बन से अटैच होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब ये देखो, अब कुछ चीजें और आगे मैंने 3 चीजें बता दी मैंने आपको। डीऑक्सीराइबोस शर्करा बता दिया, ठीक है, मैंने आपको डीऑक्सीराइबोस शर्करा बताया, ठीक है, मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड बता दिया। तीसरा मैंने नाइट्रोजनस बेस बता दिया, ठीक है। अब अगर इसमें हम 2 चीजों को लें, ठीक है ना, जैसे ये वाला जो चीज है ये आपके है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये ले पर्पल कलर की, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे ये क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजनस बेस, चारों में से कोई एक। तो अगर डीऑक्सीराइबोस शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस का अटैच होना, ठीक है ना। जैसे डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, इसके ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गए, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, तो वो क्या बना देगा, न्यूक्लियोसाइड बना देगा। क्लियर। चलिए अब देखो, फर्स्ट कार्बन पे तो अटैच हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर, ध्यान देना इस चीज को, थर्ड पर या फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए, क्या अटैच हो जाए, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये देखो आप, ये देखो, यहाँ देखो, ये पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ से एक O हटा हुआ है, इसके फर्स्ट कार्बन पर ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा। अब यहाँ देखो, ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो है ये इसके फिफ्थ कार्बन पर अटैच हो गया, कहाँ अटैच हो गया, फिफ्थ कार्बन पर अटैच हो गया। तो न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन पर या थर्ड कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो P कहाँ जुड़ेगा, थर्ड या फिफ्थ पर, और नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट पर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, आपके पास न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है, और इस न्यूक्लियोटाइड की अगर लॉन्ग चेन बन जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और वही डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। कैसे, अपन इसको देखते हैं। ये देखो आप, ये देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ एक, ये देखो, ये 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये इसका फिफ्थ कार्बन। ओके, ऐसे कैसे मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके फर्स्ट कार्बन पर एडिनाइन लगा देता हूँ, इसके फर्स्ट कार्बन पर मैं साइटोसिन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि इसके फिफ्थ कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड लगा देता हूँ, P, ठीक है। ये P यहाँ पे इसके थर्ड से जुड़ेगा और यहाँ पे इसके फिफ्थ से जुड़ेगा, ठीक है ना। इसके नीचे यहाँ पे एक और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ जुड़ेगा,
इसके ऊपर एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ जुड़ेगा, तो ये चेन बन जाएगी एक। ये चेन जो है ये देखो आप, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। अब इसमें नीचे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है, थर्ड पर, और ऊपर कहाँ पे जा रहा है, 5 पर, तो ये 3 to 5 प्राइम हो गया। क्या हो गया, 3 to 5 प्राइम। अब मैं क्या करता हूं कि आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है, तो मैं यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे बना देता हूँ, एक नाइट्रोजनस सॉरी एक 5 कार्बन शुगर ऐसे बना देता हूँ। अब हमें पता है कि इनके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस होगा, पर वो इस ए का उल्टा होगा, टी। इनके बीच में डबल बॉन्ड होंगे और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी का अपोजिट यहाँ होगा जी, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये इधर वाले न्यूक्लियोसाइड हो गए। अब इनके अंदर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे 5th पर होगा, यहाँ पे 3 पर होगा, ये यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे होगा। तो ये जो चेन बनी ये ऐसे इन्वर्टेड बनी, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, जिसमें इसमें ऊपर 3 है और नीचे 5 प्राइम है, तो ये एंटी पैरेलल हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो, ये इसका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये इसका नाइट्रोजनस बेस हो गया, और इसके देखो थर्ड पे भी फॉस्फेट है और यहाँ 5 पे भी फॉस्फेट है, तो ये प्राइम क्या हो गया, नीचे 3 और ऊपर 5, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट के आधार पर। यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कर लिया तो 3 ऊपर है और 5 नीचे, तो ये तो ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। तो ये डीएनए की जो डबल हेलिक्स चेन होती है वो एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया था ए और टी के बीच में तो डबल बॉन्ड है, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर, ये जनरली वॉटसन क्रिक मॉडल है। वॉटसन क्रिक मॉडल को हम लोग वैसे एक तरह से सर्कुलर वे में भी बता देते हैं, वैसे भी अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये यहाँ देखो आप, ये डीएनए, ओके, और ये आरएनए। तो हमें अभी केवल डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए के अंदर आप देखो एडेनिन, गुएनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या करते हैं कि जब शुगर के साथ, डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ जुड़ते हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन बना देंगे, गुएनिन डीऑक्सी गुएनोसिन बना देंगे, ये डीऑक्सी थाइमिडीन बना देंगे, ये डीऑक्सी क्या बना देंगे, साइटिडीन बना देंगे। ठीक है, तो शुगर और बेस मिल गए तो ये बन गए इनके न्यूक्लियोसाइड। अब इनके साथ क्या जुड़ रहा है, पी जुड़ रहा है, तो बेस शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब एक, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हम इनके नेम कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के। क्लियर है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल की। वॉटसन क्रिक मॉडल जो है ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, इसको हम वॉटसन क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं।
1953 में ये डीएनए मॉलिक्यूल का दिया था, जिनमें इन्होंने बताया था कि डीएनए मेड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक जो चेन है वो रन कर रही है 5 to 3 प्राइम में, और दूसरी चेन जो है उसकी उल्टी 3 to 5 प्राइम में मूव करेगी, ठीक है ना, क्लियर है। प्राइम क्या होते हैं, 3 to 5 और 5 to 3, मैंने आपको बता दिया था डायग्राम के अंदर। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करते हैं कि डीएनए के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला ये होता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब ये जो 2 एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं इनको हम डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल कह सकते हैं। और ये एंटी पैरेलल क्यों होती हैं कि इनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, हैज ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन, मतलब उसमें देखो 5 कार्बन शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर वापस शुगर, फिर वापस फॉस्फेट, अल्टरनेट होता है ना। तो इनमें शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन बनी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला पॉइंट, ये स्ट्रक्चर की बात आ गई इसमें। अब आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर इस ग्रूव से लेकर इस ग्रूव तक, ठीक है, ये इसका एक स्पाइरल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 स्पाइरल हो गया। इस 1 स्पाइरल की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, बीपी का मतलब बेस पेयर, ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें टोटल 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। और आप लोगों को पता है एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज द 10 की पावर -10 मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, समझ गए। तो एंगस्ट्रॉम हटाकर 10 की पावर -10 लिख सकते हो। अब क्या होता है यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है आप लोगों के लिए कि काफी बार क्या होता है नैनोमीटर में दिया हुआ होता है। तो नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है ना। तो क्या होता है कि पॉइंट एक शिफ्ट कर जाएगा। नैनोमीटर की बात करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम जो होगा ये 340 नैनोमीटर हो जाएगा, और 10 बेस पेयर होंगे इसके ऊपर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 34 नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर होते ही क्या होता है कि एक डिजिट बढ़ जाती है, पॉइंट शिफ्ट कर जाता है एक डिजिट में, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है पूरा वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तकरीबन 19.8 के आसपास होता है। तो हम इसको 20 मान लेते हैं, ओके। इनका जो रेडियस होता है, ठीक है, इनका जो रेडियस होता है वो या डीपेस्ट ग्रूव जो होती है वो तकरीबन 10 एंगस्ट्रॉम की होती है, ओके, क्लियर है। 10 पॉइंट कुछ समथिंग ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्लियर है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन क्रिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।
इसके बाद में हम बात करते हैं इनके अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट की हेल्प से देखते हैं। हमको ये पता है कि इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो इन एंटी पैरेलल चेन के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, कहाँ लगे होते हैं? फर्स्ट कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर पर। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि ए और टी जो है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, बताया था मैंने, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर अपन ये देखते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर 2 हैं तो इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे 3 है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जिसके अंदर भी ये जी और सी ज्यादा हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिनमें डबल बॉन्ड वाले ज्यादा हो, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इज एर्विन चारग्राफ एनालिसिस। एर्विन चारग्राफ ने 1950 में, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, मतलब इनकी क्वांटिटीज के बारे में एनालिसिस किया, ऑफ बेस इक्विवेलेंस रूल बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल उन्होंने ये बताया कि जो ए और टी है और जी और सी है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के, इनका जो रेशियो आएगा, ठीक है, इन्हें स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 1 होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो इनका रेशियो हमेशा 1 होगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ये देखा था कि 10 बेस पेयर होते हैं एक स्पाइरल के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर, और इन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम, जो मैंने डायग्राम में बता दिया था आपको। इनका जो डायमीटर है वो तकरीबन 20 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 19.8 एंगस्ट्रॉम होगा, बट राउंड ऑफ कर दें तो हम उसको 20 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। ठीक है, और जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ होता है, 360 डिग्री पर वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ होता है। जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी ना कि एक्सिस के चारों तरफ एक सीढ़ी ऊपर घूमते हुए जाती है, वैसे वैसे ये भी मूव करता है 360 डिग्री पर। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए। फॉर्म्स मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए होते हैं वो ए बी सी डी और जेड इन फॉर्म्स के होते हैं। ठीक है, बट हम जिन चीजों को पूछते हैं, ठीक है ना, वो जनरली कौन सा फॉर्म होता है? बी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बी फॉर्म होता है, जिसको हम वॉटसन क्रिक मॉडल में हमने पढ़ा है। ठीक है, जिसको हम बायोटिक फॉर्म भी कहते हैं, और यही हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाकी के फॉर्म्स जो होते हैं वो हम स्टडी नहीं करते। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, इट इज ए डीनेचुरेशन या मेल्टिंग, डीएनए का मेल्टिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि जब इनके 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना है, डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इनके हेलिक्स को अलग करना है, तो हम इनको क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है?
कि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इनके हेलिक्स अलग हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। ठीक है, हटना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल होना। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। वो ये है कि देखो, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या, जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है या न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, उनमें क्या होता है कि गुएनिन और साइटोसिन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जीसी जो है वो ज़्यादा होंगे, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो जीसी ज़्यादा होगा, तो दिस मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इनके अंदर ए और टी ज़्यादा होता है, जिसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। मैंने बता दिया था आपको। तो दैट इज द डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। अब आता है रीनेचुरेशन। डी डी का मतलब तो टूटना और री का मतलब बनना, जिसको हम एनिलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनके हेलिक्स होते हैं, इनको रीयूनाइट करते हैं, वापस जोड़ते हैं। इनको तोड़ा कब? गर्म करके। तो जोड़ेंगे कब? ठंडा करके। तो इनका जो डबलिंग है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का, वो कूलिंग करके करेंगे। हम इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वापस जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये जो इनका टूटना और जुड़ना जो होता है, डी नेचुरेशन और रीनेचुरेशन, ये क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से डीएनए बनते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ काम आती है। ओके, क्लियर है? तो आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर मैं आपके लेके आऊँगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हम अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे।